जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जानेंगे मूल प्रभाज्य क्या होता है। मूल प्रभाज्य बच्चों, जैसे किसी विलयन में कई सारे घटक हैं तो किसी एक घटक का निकाला जाता है तो मूल प्रभाज्य क्या हो जाता है कि उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज्य कहते हैं। इसे समझते हैं बच्चों डायग्राम के द्वारा। आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई एक जार है जिसमें क्या भरा हुआ है, विलयन। क्या भरा हुआ है? विलयन। विलयन भरा हुआ है। इसमें कोई दो घटक है। कौन कौन से? घटक ए है और घटक बी। ठीक है। अब बच्चों, हम जब कभी भी मोल प्रभाज्य की बात करेंगे तो ये समझ लीजिएगा एक बार में एक ही घटक का मोल प्रभाज्य बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ए का बताना है तो ए का बताएंगे, बी का बताना हो तो बी का बताएंगे। अलग अलग निकाला जाता है, एक साथ दोनों का नहीं निकाला जाएगा। तो बच्चों, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा मोल प्रभाज्य का? मोल प्रभाज्य हमेशा किसी एक घटक के लिए निकाला जाता है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा किसी घटक का मोल प्रभाज्य, किसी घटक का मोल प्रभाज्य उस विलयन में उपस्थित, किसी घटक का मोल प्रभाज्य विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। फिर से एक बार देख लीजिए बच्चों, किसी घटक का मोल प्रभाज्य किसी विलयन में उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे बच्चों? इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? किसी किसी घटक का मोल प्रभाज्य, किसी घटक का मोल प्रभाज्य विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है बच्चों। किसी घटक का मोल प्रभाज्य विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इसका डेफिनेशन क्या हो, सॉरी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल प्रभाज्य बराबर मोल प्रभाज्य बराबर क्या हो जाएगा? उस घटक के मोलों की संख्या, तो हम लिखेंगे बच्चों घटक के मोलों की संख्या बटे कुल घटक के मोलों की संख्या। ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए घटक ए का निकालना है तो हम उसे क्या लिखेंगे? मूल प्रभाज्य को हम लिखते हैं एक्स। क्या लिखते हैं बच्चों? एक्स। अब घटक ए का निकालना है तो हम लिखेंगे ए। एक्स के नीचे हम लिखेंगे ए, इम्प्लाइज दैट। अब हमें ए के मोलों की संख्या लिखना है तो हम लिखेंगे मोलों की संख्या क्या लिखते हैं बच्चों? एन लिखते हैं, स्मॉल एन। और ए का निकालना है तो ए के मोलों की संख्या तो हो जाएगा एन ए। अब नीचे क्या लिखना है? दोनों घटक के मोलों की संख्या, मतलब कुल घटक के मोलों की संख्या, मतलब दोनों घटक के मोलों की संख्या। हम लिखेंगे एन ए प्लस एन। यही हो जाएगा बच्चों फॉर्म। ये तो निकल गया घटक ए के लिए। घटक ए के ए का मोल प्रभाज्य, ए का मोल प्रभाज्य। अब अगर बच्चों हमें घटक बी का मोल प्रभाज्य बताना हो तो हम लिखेंगे घटक बी का मोल प्रभाज्य। तो लिखेंगे एक्स, ए की जगह हम लिखेंगे बी।
कि यहाँ डी का मोल प्रभाज बताना है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, किसके मोलों की संख्या आएगी बच्चों, डी के मोलों की संख्या। तो हम लिखेंगे एन अप डी अपॉन, अब बच्चों कुल घटक के मोलों की संख्या मतलब एन ए प्लस एन डी। ठीक है बच्चों, ये घटक डी के लिए। ठीक है बच्चों, मोल प्रभाज का डेफिनेशन क्या हो गया, किसी घटक का मोल प्रभाज विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, घटक के मोलों की संख्या बटे कुल घटक के मोलों की संख्या। अब बच्चों अलग अलग घटकों का निकालना रहता है, तो घटक ए का मोल प्रभाज ये हो जाएगा, घटक बी का मोल प्रभाज ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जो भी डाउट्स हैं उनको कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप लोग।